हेलो दोस्तों, आप सभी का इस मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का अंशाल करने वाले हैं। इस अंशाल में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो चलिए देखिए इसके ऑप्शन को लिखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहां दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर। ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर यहां सी दिया हुआ है वक्रता केंद्र से परे। वक्रता केंद्र से परे। इसके बाद दिया है डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये हम लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में बताना है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी पाया गया, सीधा पाया गया एवं वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। पहले हम समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज होता है हम 6 कंडीशन में प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखते हैं एक कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है हमारा आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अभी कब? जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है तब। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पहला दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये भी ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र पर। हम लोग जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये भी ऑप्शन गलत। वक्रता केंद्र से परे, हम लोग के लिए नया शब्द है। वक्रता केंद्र से परे क्या होता है? तो वक्रता केंद्र से परे का मतलब है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। परे का मतलब उससे अधिक। तो इस स्थिति में भी हम लोग पढ़े प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। अब चौथा, अब 3 गलत है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा? सही होगा। यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित वस्तु होती है तो उस समय जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या होता है? बहुत बड़ा बनता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये हम लोग फर्स्ट देखे हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? नीचे 4 लेंस दिया गया है। ए दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस दे दिया गया। बी ऑप्शन दे दिया गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, बताओ क्या? फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ये अवतल लेंस दे दिया गया है, अवतल लेंस है। अब यहां पे ऑप्शन नंबर सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का बताओ क्या दे दिया गया है, यहाँ पे अवतल लेंस भी दिया गया है। अब आपको बताना है किसमें किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इन चारों में से यानी निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। चलिए पहले समझते हैं। इसमें 2 लेंस देखे दिया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो लेंस है प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। तो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में कि उत्तल लेंस जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब, ये बताओ, वो छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, वस्तु के बराबर ही बनाता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या बनाता है, छोटा बनाता है। इसलिए अगर छोटे अक्षर को देखना है तो अगर छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस से देखेंगे तो हमें देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए सबसे पहला हम क्या कर दें, अवतल लेंस को ही साइड कर दें। तो अवतल लेंस जहां होगा वो तो पहले सही नहीं होगा, उत्तल लेंस वाला सही होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हमारा गलत है। अब 2 ऑप्शन की बात करते हैं, एक है उत्तल लेंस और दूसरा भी क्या है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में अब यहां पे जाएंगे इसकी क्षमता पे। हम लोग पढ़े हैं जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है उसकी क्षमता कम होती है। हम लोग पढ़े हैं क्या, P = 1/f, f क्या हो, मीटर में हो। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात। फोकस दूरी ज्यादा तो क्षमता कम, जब क्षमता कम तो हमें दिखाई क्या होगा, कम। इसलिए वो लेंस ज्यादा उपयुक्त होगा जिसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम। तो देखिए फोकस दूरी किसकी कम है, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता भी अधिक होगा। इसलिए हम देखने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो छोटे शब्दकोश में लिखे अक्षर हमें स्पष्ट क्या होंगे, दिखाई देंगे। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए। इस तरह से हम लोग समझे कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न यहां पे दिया है, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस क्या है, समोह है। देखिए ध्यान से कह रहा है किसी गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। नहीं पे का मान क्या है, -15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दर्पण तथा लेंस समोह है। ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर बी दिया है दोनों उत्तल, यहां पे दोनों उत्तल दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे प्रश्न जब आए ना और शांति से सोचा जाता है। हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर हमें साइन की प्रॉब्लम होती है, चिन्ह कैसे। तो सबसे पहले जाएंगे दर्पण में और लेंस में। हम जानते हैं दर्पण में जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दर्पण वाला तो बात आ गया भाई, दर्पण क्या रहेगा, अवतल रहेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब चलते हैं लेंस में। लेंस में भी हम लोग पढ़े उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। तो दोनों में अवतल लेंस क्या होता है, निगेटिव। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, दोनों अवतल सही। दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल, दोनों की फोकस दूरी निगेटिव है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सत्य। बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे ही नहीं।
उत्तर पॉजिटिव होता है। इसमें दर्पण निगेटिव लेकिन उत्तर पॉजिटिव होता है, उत्तर पॉजिटिव होता है, ऐसे ही गलत। लेंस अवतल बस ये निगेटिव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। इस तरह से आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया, इसको समझेंगे। दिया है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी दिया है परितारिका, परितारिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुतली, पुतली, ऑप्शन नंबर डी दिया है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ये पटल दिया है। अब इसमें देखना है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। तो सबको पता है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टि पटल पर, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 5। ये समझने वाला प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 5 है, ये समझने वाला प्रश्न भी है। चलो देखते हैं क्या दिया। दिया है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास क्या है? समान है, ये कहा है। अब कह रहा है इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है? इस सीधे सीधे कह सकते दोनों का प्रतिरोध क्या है? समान है। तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जो दोनों का प्रतिरोध है वो कितना है? इक्वल है। इसको हम कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या करना है? बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:2, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2:1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1:4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4:1। हमें क्या बताना है भाई? H1:H2 यानी श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा और दूसरा का पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर हमारा कौन सा आएगा। पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए पहले हम लोग R निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए R क्या आ जाएगा? R डैश, इसको मान लें दोनों इक्वल है। R + R इक्वल टू 2R। H1 भी फाइंड कर ले। H1 का सूत्र होता है V² T/R, तो यहाँ R डैश होगा। यहाँ आपसे आए बताओ V² T/R डैश की वैल्यू कितना है? 2R। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे? फर्स्ट। अब क्या पूछा गया है? पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम के लिए, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम के लिए, पार्श्व क्रम के लिए इसमें क्या कहा गया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में जुड़ेगा। 1/, इसको R डबल डैश मान लेंगे। 1/, दोनों इक्वल है। 1/R + 1/R, ये दोनों का हर बराबर है, तो क्या आ जाएगा? 2/R। इसको पलट देंगे तो R डबल डैश बराबर क्या मिलेगा? R/2। इक्वेशन नंबर हमारा क्या मिल जाएगा? इक्वेशन नंबर अभी R डैश मिला। अब H2 की बात करते हैं। इसी प्रकार H2 भी होगा, बस यहाँ पे R की जगह पे हम R/2 लिख देंगे। तो H2 क्या मिल जाएगा? V² T यहाँ से मिल जाएगा R/2, ये ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 2 V² T क्या मिल जाएगा? R। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया? सेकेंड। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, ये दिया है। चलो कर लेते हैं। H1/H2 यहाँ पे दिया है V² T/2R। यहाँ क्या दिया है? 2 V² T/2R, केवल R दिया। सॉरी, अब इसको लिख लेंगे H1/H2, कैलकुलेशन करेंगे। V² T/2R, इसको ऊपर भेज देंगे R/2 V² T। R से R कैंसिल, V² T से V² T कैंसिल,
H1 अपान क्या मिल गया H2, ऊपर बचा 1, नीचे 2 2 जा 4, अर्थात यहाँ H1 संबंध H2 इक्वल टू 1 संबंध 4। दिस इज क्या आंसर। तो ये प्रश्न वास्तव में बड़े हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हम लोग अनुसार के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को सॉल्व किए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भी देखते हैं। 6 नंबर कहा है लघु परिपथ के समय, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी कहा है परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी कहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या कहा है? कहा है निरंतर परिवर्तित होता है, निरंतर परिवर्तित होता है, ये कहा है निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक कह रहा है लघु परिपथ, लघु परिपथ का मतलब छोटा। हम पहले पढ़े हैं अगर तार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को गति करने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, टकरों की संख्या कम होती है। एक सीधे बात में कह सकते चालक तार अगर छोटा होता है तो प्रतिरोध क्या होता है? कम। तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी, यानी बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है 7, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कह रहा है को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहा है जनित्र, ऑप्शन नंबर ए है क्या? जनित्र। ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी है अमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। ये 3 कह रहा निम्नलिखित विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जनरेटर वही उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले कौन है? जनरेटर। क्योंकि जनरेटर में विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। कैसे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, उसमें एक आयताकार कुंडली को घुमाते हैं तो उसके कारण उसके चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा प्रेरित होता है। उसी लिए कहते हैं कि इसी का नाम बताओ क्या है? जनरेटर। गैल्वेनोमीटर ये नहीं, ये क्या? धारा मापी है। किसी परिपथ में अल्प धारा का मापन करना होता है, ये हमारे पास उपलब्ध भी है, ये है अमीटर। ये परिपथ में अल्प धारा का क्या करता है? मापन करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए तो हमें मिल ही गया है, तो आगे की बातें नहीं कर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। मोटर ये क्या करता है? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस तरह फिजिक्स के हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हमारे क्या हो गए? समाप्त हो गए। यानी कहे तो उपभाग के पहला भाग हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग उपभाग 2 के प्रश्न अर्थात केमिस्ट्री के प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उपभाग 2 और इसमें 3 भाग है। एक फिजिक्स के प्रश्न समाप्त हो गए, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। जो बायोलॉजी वाले प्रश्न हम नहीं करवाने वाले हैं, ठीक। तो ये बस करवाने वाले हैं कि होता क्या, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर कौन सा है? 8 का देखिए ऑप्शन क्या दिया? कहा है एंटीमनी है। ऑप्शन नंबर ए कहा है धातु है। ऑप्शन ए कहता है धातु है। ऑप्शन बी कहता नहीं अधातु है। क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? उपधातु है। उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है।
तो इस प्रकार से 3 है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो हम लोग सभी लोग पढ़े एंटीमनी क्या है, उपधातु, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी है। ये एंटीमनी क्या है, उपधातु। अब ऑप्शन नंबर 9 है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यहां पे लिख भी दे रहे हैं, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 कहा है PbNO, PbNO3। ऑप्शन नंबर बी है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी क्या है, PbNO3 NO2 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर क्या है, डी PbO। ये 4 ऑप्शन है लेड नाइट्रेट। तो आप इसे कितना भी रट ले ये भूलेगा जरूर। इसके लिए एक आसान तरीका है, लेड, लेड की वैलेंसी याद कीजिए 2 होती है, इस पे डबल प्लस होता है, इस पे कितना प्लस होता है, डबल। नाइट्रेट NO3, इस पे 1 माइनस होता है, ये याद कर लें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यही क्या होगा, सत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10 के प्रश्न क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए है C2H6, ऑप्शन नंबर बी है C2H4, ऑप्शन नंबर सी है CH4, ऑप्शन नंबर डी है, ये बताओ C3H, बताओ क्या 8। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान ये है, इसके लिए सूत्र होता है C2H2n, CnH2n, ये इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसको एल्कीन बोलते हैं। एक होता है CnH2n-2, यानी इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी है। इसमें क्या हो, कार्बन की संख्या एवं हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुने से 2 कम हो, तो ये दोनों असंतृप्त होगा। अगर कार्बन की संख्या, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक हो तो हमारा क्या कहलाएगा, संतृप्त। चलिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2 दूना 4, 4 2 6, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो ये संतृप्त है। इसमें क्या कहा है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना, एकदम करेक्ट। यही हमारा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये हमारा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन है, बी, ऑप्शन नंबर बी से। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न दिया है, प्रोपेनल। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर ए का है CH2, ऑप्शन नंबर बी का है, ऑप्शन नंबर बी सी, यहां पे डबल बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर सॉरी बी है, ऑप्शन नंबर सी का है बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर डी है बॉन्ड C+OH। ठीक, प्रोपेनल नल है, यानी एल किसके लिए लगता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है, फंक्शन ग्रुप बॉन्ड C+OH, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 12 नंबर प्रश्न है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम। इसलिए हम बोले थे कि हमें क्या करना है, जनरल नाम याद रखना है। क्या बोलिए, एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला एसिटिक, एसिटिक अम्ल, ये तो पहला एसिटिक अम्ल है, अम्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल।
ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेनाइक। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखें, अगर आपने IUPAC नेम अच्छे से पढ़ा है तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए हम बता भी देते हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड का हम लोग अणु सूत्र लिखते हैं। एसिटिक एसिड का अणु सूत्र क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का क्या अणु सूत्र। अब बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन 2 1 1 2। तो 2 के लिए क्या यूज किया जाता है? एथ। क्या किया जाता है? एथ। एकल बॉन्ड के लिए एन। ये बताओ COOH के लिए ओइक, एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही है? बी सही है। किसी को कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा? सत्य। ये हो गया। अब हम लोग का प्रश्न नंबर कौन सा बच गया? 13। ये केमिस्ट्री का सबसे लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 क्लोराइड का सूत्र है। तो कह रहा है उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। उसके ऑक्साइड का क्या होगा? सूत्र होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए MO2, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? MO, ऑप्शन नंबर सी M2O3, ऑप्शन नंबर डी M2O। इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसको समझते हैं क्या है। इसको साफ करते देखो MO2। पहली बात तो देखो यहाँ पे कोई विद्या क्वेश्चन अंसाल्व भी मैंने अंसाल्व जो लिया है इसी में देखा, इसका आंसर दिया हुआ था ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल गलत है। चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए बैलेंसी हमें आनी चाहिए। ठीक, इसको तोड़ना सीखो। MCl2 इसको तोड़ेंगे तो इसका मतलब M पे 1 प्लस रहा होगा और Cl पे कितना रहा होगा? डबल माइनस। सॉरी गलत, यहाँ पे M पे डबल प्लस रहा होगा, Cl पे क्या रहा होगा? 1 माइनस। तो इसको लाके हम ऑक्साइड के साथ जोड़ दे रहे हैं। ऑक्साइड O होता है, इस पे डबल माइनस, इसकी भी बैलेंसी दो, इसकी बैलेंसी दो, दोनों कट गया 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें MO1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी यानी MO। इस तरह से हम लोगों ने यानी क्लास 10th के साइंस के पहले अंशाल्व के यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुविकल्प की पी को क्या किए? सॉल्व किए। इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 10th के पहले अंशाल्व के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त किए। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।